दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारे गठबंधन की सरकारें, मतलब कोएलिशन गवर्नमेंट। तो इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात आती है गठबंधन की सरकार की, तो इसका मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में इसे कोएलिशन कहते हैं। कोएलिशन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है कोएलिशन, इससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है साथ चलना अथवा साथ बढ़ना या फिर विकसित होना। इसका अर्थ क्या होता है? साथ चलना, साथ बढ़ना, विकसित होना, इसका अर्थ लिया जाता है। इस प्रकार तकनीकी अर्थों में देखें तो कोएलिशन मतलब, जिसका हिंदी शब्द अर्थ होता है गठबंधन, और गठबंधन का अर्थ होता है हमारे विभिन्न भागों को एक काया में संयुक्त करना। जो हमारे शरीर होता है जैसे, तो शरीर में क्या होता है, बहुत सारे अंग होते हैं। उन सब अंगों को मिला करके हम क्या करते हैं, एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो विभिन्न भागों को एक काया में संयुक्त करना इसका मतलब होगा। राजनीतिक अर्थों में देखें तो गठबंधन का अर्थ होता है दूरस्थ अर्थात दूर दूर के जो राजनीतिक दल है, उनका आपस में एकजुट होकर एक गठबंधन बनाना। गठबंधन की राजनीतिक नीति देखें अथवा गठबंधन सरकार को देखें तो इसकी एक परिभाषा हो सकती है, और वो क्या होगी, जिसमें क्या होता है कि जब कुछ राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाते हैं और एक साझा सहमति आधारित, क्या, जब कुछ राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाते हैं और एक साझा सहमति आधारित कार्यक्रम या फिर एजेंडा, इसके आधार पर राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं, तब इस व्यवस्था को हम गठबंधन राजनीति या गठबंधन सरकार के रूप में जानते हैं। तो इसकी परिभाषा है, आप इसको लिख लिख के याद करें ताकि यह याद हो। बात करें गठबंधन की, तो गठबंधन की स्थिति आधुनिक जो भी संसद है, आधुनिक संसदों और विधायिकाओं में तब बनती है जब एक दल संसद में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता। जब दल क्या करता है, संसद में अपना बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता, तब ऐसी स्थिति आती है। तब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर बहुमत बना लेते हैं और एक साझा कार्यक्रम तय करके सरकार बनाने की पहल करते हैं। ये दल क्या अपनी अपनी नीतियों में बड़े फेरबदल और उनसे समझौते किए बिना ऐसे मुद्दों पर एकजुट होते हैं जिन पर साथ मिलकर काम किया जा सकता है। तो ऐसे मुद्दों पर वो एकजुट हो जाते हैं जिस पर क्या साथ मिलकर काम किया जा सकता है। तो अपनी नीतियों में तो कोई खास बड़े बड़े फेरबदल करते नहीं है, लेकिन फिर भी साथ आ जाते हैं। गठबंधन की बात करें तो गठबंधन एक सहकारी व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। किसकी तरफ? एक सहकारी व्यवस्था की तरफ इशारा करते हैं, जिसके अंतर्गत अलग अलग राजनीतिक दल क्या है, सरकार या मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। जिसमें क्या कहते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल मिलते हैं, सरकार और मंत्रिपरिषद का गठन इससे करेंगे। गठबंधन क्या है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो बहुदलीय सरकार है, इसकी एक ऐसी परिघटना है जिसमें क्या अनेक अल्प मत वाले अर्थात ऐसे दल जिनको बहुत कम वोट मिले हैं, बहुत कम सीटें हैं, तो ऐसे दल सरकार चलाने के उद्देश्य से आपस में हाथ मिला लेते हैं। अर्थात ऐसे दल जिनको बहुमत नहीं मिला, कम वोट मिले हैं, कम सीटें आई हैं, वो सारे दल आपस में मिलते हैं और सरकार चलाने के उद्देश्य से आपस में आके हाथ मिलाते हैं। गठबंधन तब अस्तित्व में आता है जब संसद में क्या अनेक अलग थलग पड़े जो समूह हैं अपने मतभेदों को भुला देते हैं, अपनी जो नाराजगियां एक दूसरे से भुला देते हैं और इनको भुलाकर एक साझा कार्यक्रम के आधार पर आपस में मिलकर बहुमत का निर्माण करते हैं। तो अब आप थोड़ा तो समझ ही गए होंगे हमारे जो गठबंधन है उसकी। अब यदि कोई सरकार गठबंधन की सरकार बनती है तो गठबंधन की सरकार की फिर विशेषताएं क्या क्या होती है? तो गठबंधन राजनीति की विशेषताओं की बात करें और उनके प्रभावों की बात करें तो जे.सी. जोहरी ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से बताया है कि गठबंधन की कौन कौन सी विशेषताएं। तो किसके अनुसार देखें, जे.सी. जोहरी के अनुसार पहली विशेषता है कि गठबंधन कुछ प्राप्तियों, वस्तुओं और मानस के आधार पर बनाए जाते हैं। कि कोई भी एक छोटा दल क्या है जिसको हम क्या करते हैं, कोई छोटी सी चीज़ देकर उसको गठबंधन में शामिल कर सकते हैं। कि जैसे कई बार आरजेडी है, जेडीयू है और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां, उनको क्या है कुछ वस्तु देकर, कुछ प्राप्तियां देकर, कुछ मानस के आधार पर गठबंधन बनाए जा सकते हैं। गठबंधन का आशय है कि कम से कम दो सहयोगी तो होने चाहिए। क्या गठबंधन में कम से कम दो सहयोगी तो होने ही चाहिए। गठबंधन प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत होता है विशिष्ट हितों का अस्थायी सम्मेलन। आप ये याद रखेंगे, इसका आधारभूत सिद्धांत क्या होता है, विशिष्ट हितों का अस्थायी सम्मेलन होना। आगे बात करें
अगला पॉइंट देखें इसका, जेसी जोहरी के अनुसार गठबंधन की विशेषताएं देख लें गठबंधन सरकार की। अगली विशेषता क्या आती है कि गठबंधन राजनीति, जो गठबंधन की राजनीति स्थिर नहीं बल्कि गतिशील मामला होता है, जब तक चले जब तक चलाना चाहिए। क्योंकि गठबंधन में शामिल जो भी दल या समूह होते हैं ये विघटित होते रहते हैं, नए दल शामिल होते रहते हैं, पुराना दल कोई भी छूटता रहता है, नए नए समूह बनते रहते हैं। तो इसमें एक गतिशील मामला है, ये कोई स्थिर मामला नहीं कि एक बार जिस पार्टी ने जिस दूसरी पार्टी से गठबंधन कर लिया तो वह पार्टी उसके साथ हमेशा बनी रहेगी। गठबंधन राजनीति का आधार ही समझौता है। क्या गठबंधन राजनीति है ना, इसका आधार ही क्या, समझौता होता है और अपरिवर्तनीय राजनीतिक आग्रह का इसमें कोई स्थान नहीं होता। एक गठबंधन सरकार न्यूनतम कार्यक्रमों के आधार पर कार्य करती है। क्या इसकी क्या है, जो गठबंधन की सरकार होती है इनके बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है बड़े कार्यक्रम के आधार पर एक पार्टी नाराज हो जाए, दूसरी पार्टी दूसरी बात से नाराज हो जाए, तो नाराजगियों के दौर में क्या गठबंधन की सरकारें ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती, जो कि आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक प्रतिभागी दल के लिए आदर्श हो। तो इसलिए जब गठबंधन की सरकारें होती है तो कार्यक्रम बड़े बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं। व्यवहारिक न की विचारधारा गठबंधन राजनीति की चालक शक्ति है। ठीक है, जो विचारधारा क्या करती है, गठबंधन राजनीति की चालक शक्ति होती है। राजनीतिक समायोजनों के लिए सिद्धांतों को ताक पे रखा जा सकता है। यदि आप दूसरी पार्टी, आप चाहते हो आपकी पार्टी में दूसरी पार्टी आके मिल जाए, तो आपकी जो राजनीतिक समायोजन के सिद्धांत है कि हमें ये बार, जैसे कई बार बसपा कहती है कि हम बीजेपी से शामिल नहीं होंगे, एक पार्टी कहती है, जैसे आम आदमी पार्टी कहती है हम कांग्रेस से कभी शामिल नहीं होंगे, इसको कभी शामिल नहीं करेंगे। तो जब ज़रूरत पड़े तो क्या होना चाहिए, जो उनके राजनीतिक समायोजनों के जो सिद्धांत है इनको ताक पे रख देना चाहिए। ताक पे रख के जिनसे हमें समायोजन करना है, जिससे गठबंधन करना है, उससे गठबंधन कर लेना चाहिए। आगे बात करें हम कि गठबंधन समायोजन का लक्ष्य एक ही होता है, और वो लक्ष्य क्या होता है, हमें कैसे भी करके क्या सत्ता प्राप्त करनी है, सरकार बनानी है। तो गठबंधन समायोजन का लक्ष्य क्या होता है, सत्ता प्राप्त करना। अपने देश में जब चुनाव पूर्व या चुनाव के बाद जो गठबंधन को बनता बिगड़ता देख सकते हो। जब भी चुनाव होते हैं तो आपके सामने बहुत सारे गठबंधन आते हैं, जैसे ये एनडीए गठबंधन है, ये यूपीए गठबंधन है, ये अपना दल गठबंधन है, या आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। तो बहुत सारे गठबंधन आपको देखने को मिलते हैं। हाल ही में क्या इंडिया गठबंधन बनाया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो हमारे चुनाव पूर्व गठबंधन अधिक लाभकारी रहता है। यदि जो गठबंधन चुनाव से पहले बनाए जाते हैं उसमें विवाद होने की संभावना कम रहती है, उसकी बजाय जो चुनाव होने के बाद गठबंधन बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह सहभागी दलों की एक साझा मंच प्रदान करता है और वे संयुक्त घोषणा पत्र के आधार पर मतदाता को लुभाने की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बना था, चुनाव के बाद जो गठबंधन बनते हैं वो क्या करते हैं, सहभागियों को राजनीतिक सत्ता में भागीदार बनाकर सरकार चलाने को अधिकृत करता है। तो इस तरह हमने इसको देखे जेसी जोहरी के अनुसार। अब बात करते हैं गठबंधन सरकारों का गठन। गठन की बात करें तो पहले 4 लोकसभा चुनाव हुए थे, 52, 67, 62 और 67। ठीक है, तो ये 67 नहीं 57 है। 52, 57, 62 और 67, इनमें क्या था, कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत मिल गया था। कांग्रेस सरकार को किसी भी तरह के गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे 1952 के चुनाव, 57 के चुनाव, 62 के चुनाव और 67 के चुनाव में, यहाँ तक कि 69 के चुनाव में भी कांग्रेस में टूट हो गई थी, अर्थात कांग्रेस टूट गई थी। इंदिरा गांधी की अल्पमत की सरकार ने क्या है, कांग्रेस टूट गई, और जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई थी उस सरकार ने सीपीआई, डीएमके और अन्य दलों के बाहरी समर्थन से सरकार चलाने में सफल रही थी। अर्थात बहुत छोटी छोटी पार्टियां थी, जैसे हमारी सीपीआई थी, डीएमके थी, तो इन पार्टियों ने कांग्रेस आई, मतलब कांग्रेस इंदिरा जो पार्टी थी। तो आपको पता होना चाहिए जो 1969 के अंदर कांग्रेस पार्टी के 2 भाग हो गए थे, एक कांग्रेस आई और एक कांग्रेस ओ। कांग्रेस आई का मतलब कांग्रेस इंदिरा, और कांग्रेस ओ का मतलब था कांग्रेस ऑर्थोडॉक्स। तो जो कांग्रेस आई थी इंदिरा, तो यह सरकार चलाने में सफल रही थी। क्यों? क्योंकि जो बाहर की पार्टी थी सीपीआई और डीएमके, इन्होंने इसको बाहर से समर्थन दे दिया, सरकार चल पड़ी। 1971 के चुनाव में पुनः कांग्रेस पार्टी विजय हुई और एक दल की बहुमत वाली फिर से सरकार बनी हमारी इंदिरा गांधी जी की। हालांकि 1979 में कांग्रेस की बुरी तरह से हार होती है और उसके बाद से केंद्र में अनेक गठबंधन की सरकारें चलती ही आ रही है। अब बात करें गठबंधन की सरकार, तो गठबंधन की सरकार के क्या क्या गुण होते हैं।
गठबंधन सरकार के विभिन्न लाभों और सामर्थ्यशीलता को कैसे समझा जा सकता है, देखते हैं। सरकार के संचालन में विपरीत हितों के बीच सामंजस्य बैठाना पड़ता है। पहला गुण तो ये होता है कि जो भी गठबंधन के पार्टीज होती है तो उन पार्टियों के बीच में क्या है, उनके हितों के बीच में क्या सामंजस्य बैठाना पड़ता है। कुछ हित छोड़ने पड़ते हैं और नए हित प्राप्त करने किए जाते हैं। कई बार जो छोटी पार्टी है उनको बड़े हित मिल जाते हैं और जो बड़ी पार्टियां होते हैं उनको अपने बड़े हित छोड़ने पड़ते हैं। सरकार क्या विभिन्न समूहों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए एक मध्यम मार्ग का कार्य करती है। सरकार क्या एक ऐसा बीच का सा रास्ता निकालने की कोशिश करती है जिससे क्या सभी पार्टियों को कुछ न कुछ मिलता रहे, साथ ही शिकायतों का निवारण भी होता रहे, ताकि ज़्यादा शिकायतें रहेंगी तो पार्टियां ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती। भारत क्या भारी विविधताओं से भरा हुआ देश है। विभिन्न संस्कृतियां, भाषाएं, जातियां, धर्म, नर समूह यहाँ उपस्थित है। इन सब का प्रतिनिधित्व क्या करता है, गठबंधन सरकार में होता है। सबका प्रतिनिधित्व कहाँ होता है, गठबंधन की सरकार में होता है। इसका तात्पर्य यह है कि अपनी प्रकृति में गठबंधन सरकार अधिक प्रतिनिधित्व होती है, ठीक है। और इसमें लोकप्रिय जो जनमत है बेहतर ढंग से परिलक्षित होता है, अर्थात जो पार्टियां छोटी छोटी होती है उन पार्टियों का भी अस्तित्व इसके अंदर उभर के आता है। अगर मान लो किसी भी एक पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो उसके बाद क्या छोटी छोटी जो भी पार्टियां होते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। कई बार तो लोग जान ही नहीं पाते कि किस नाम की भी कोई पार्टी है। लेकिन जब हमारी गठबंधन की सरकार होती है तो उसमें गठबंधन की सरकारों में एक एक सीट का बहुत मोल होता है, बहुत महत्व हो जाता है। दूसरे शब्दों में देखें तो गठबंधन सरकार एकल सरकार के मुकाबले जनमत के कहीं व्यापक वर्णक्रम का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात आप इसमें एक एक सीट के लिए एक एक पार्टी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लग जाते हो। बात करें गठबंधन की तो गठबंधन सरकार में अलग अलग विचारधाराओं और एजेंडा वाले दल शामिल होते हैं। कई बार तो जैसे बीजेपी सरकार है, हमारी कांग्रेस सरकार है, तो कई बार कैसे ये बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, अब तो आम आदमी पार्टी भी एक बड़ी पार्टी बनती जा रही है, तो ये पार्टियां क्या है उन दलों को भी अपने अंदर शामिल कर लेते हैं जिनके उनसे किसी भी तरह से विचार नहीं मिलते हैं। लेकिन सरकारी नीतियों में गठबंधन सहयोगों की आपसी सहमति बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही कारण है कि गठबंधन सरकार में सर्वसम्मति आधारित राजनीति को प्रश्रय मिलता है, अर्थात इनको आश्रय मिलता है। जब जब सारे के सारे जो लीडर होते हैं किसी न किसी बात पे आम सहमति पे आ जाते हैं। मतलब गठबंधन सरकार में नीतिगत निर्णय सर्वसम्मति से ही लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं, सर्वसम्मति से ही निर्णय लिए जाएंगे। गठबंधन की जो राजनीति है, क्या गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीतिक प्रणाली के जो संघीय ताने बाने हैं इसको मजबूत करती है। जो हमारा संघीय ताना बाना है इसको मजबूत करती है, और ऐसा इसलिए कि गठबंधन सरकार एकल दल सरकार के मुकाबले जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती है और ज़रूरतें होती है इनके प्रति ज़्यादा संवेदनशील रहती है। अर्थात जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं उनके पार्टियों के जो एरिया होते हैं, उनके जो मुद्दे होते हैं उन पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अगर यदि किसी पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो बहुमत मिल जाने की वजह से क्या होता है, जो छोटी छोटी पार्टियां होती है उनके जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं वो कहीं गौण गायब हो जाते हैं, अर्थात उन पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता है। जो गठबंधन सरकार है राजनीतिक सरकार की मनमानी पर लगाम लगा लेती है। कई बार क्या बड़ी बड़ी पार्टियां जब उनको बहुमत मिल जाता है तो ऐसे डिसीजन लेते हैं जो तानाशाही को दर्शाते हैं, लेकिन जब गठबंधन की सरकार होती है तो छोटी छोटी पार्टियां भी अपने अपने जो विचार है खुले दिल से रख सकती है, अर्थात निरंकुश शासन की संभावना को ये कम करती है। ऐसा सरकार में एक दल के प्रभुत्व और दबदबे में कमी के कारण ही संभव हो पाता है। बात करें गठबंधन की तो गठबंधन के सभी सदस्य निर्णय प्रक्रिया में जाके भाग लेते हैं, निर्णय अधिक संतुलित होते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं गठबंधन की, तो हमने विशेषता देख ली। अब गठबंधन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी आती है। जब सरकार गठबंधन की होती है तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, और वो दिक्कतें कौन कौन सी है, मतलब अवगुण क्या क्या हैं गठबंधन सरकार के। तो गठबंधन सरकार की कमियां या कमजोरियों की बात करें तो ऐसी सरकार क्या है, अस्थिर होती है और प्राय क्या होती है, अल्पजीवी होती है। तो ऐसी सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती। जब तक आपका विचार मिल रहे हैं, आपको लाभ हो रहा है, तो पार्टियां एक दूसरे से मिली हुई रहेगी। जब आपके विचार नहीं मिल रहे तो पार्टियों में क्या होगा, विरोध हो जाता है और पार्टियां टूट जाती है। गठबंधन सहयोगियों के बीच नीतिगत मतभेद के चलते इनका पतन भी हो जाता है। कई बार गठबंधन में आपके वैचारिक जो मतभेद हो जाते हैं तो पार्टियां टूट जाती है। संसदीय लोकतंत्र प्रधानमंत्री का नेतृत्व मूलभूत कारक होता है। प्रधानमंत्री किस तरह से पार्टी को संभालता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की प्रमुखता कमजोर पड़ती है। क्यों? क्योंकि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पूर्व उसे गठबंधन सहयोगी से सलाह लेनी पड़ती है।
इसलिए गठबंधन संयोगों को प्राय सुपर प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। अब ये देख सकते हैं हम कैसे कि जैसे हमारी एक पार्टी का यदि शासन हो, एक पार्टी की यदि सरकार हो, गठबंधन की बजाय जो हमारे बहुमत वाली सरकार होती है तो उसमें प्रधानमंत्री क्या खुल के निर्णय ले सकता सारे। लेकिन गठबंधन की सरकार में क्या होगा, प्रधानमंत्री निर्णय लेने से पहले जो पार्टियां जिनसे उन्होंने गठबंधन किया है उनके लीडरों से जाके बातचीत करनी पड़ेगी, और यदि वो हाँ कहेंगे तभी प्रधानमंत्री जाके वो निर्णय ले सकता है। तो वो तो प्राइम मिनिस्टर हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, और दो छोटी छोटी पार्टियां उनके जो लीडर होते हैं वो क्या हो गए, सुपर प्राइम मिनिस्टर हो गए। एक तरह से कह सकते हैं कि वो कहेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। फिर बात करें जो हमारे संचालक समिति है, क्या संचालक समिति अथवा समन्वय समिति ही गठबंधन सरकार में सुपर कैबिनेट के रूप में काम करती है। इस प्रकार सरकारी मशीनरी के संचालन में मंत्रिमंडल की भूमिका और हैसियत में कमी आती है, अर्थात जो हमारे मंत्रिमंडल होता है वह ठीक से काम नहीं कर पाता। इसकी बजाय एक समन्वय समिति बनाई जाती है सारी पार्टियों के, जिसमें सदस्य होते हैं, और वही क्या करती है, सुपर कैबिनेट की तरह काम करती है। वो डिसीजन लिए जाते हैं, वही कार्य हो पाते हैं, न कि जो हमारे मंत्रिमंडल के डिसीजन। गठबंधन सरकार का कोई घटक भी क्या किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है, अर्थात एक छोटी सी पार्टी जिसके 2-4 सदस्य हो वो भी क्या किंग मेकर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो यदि पार्टी छोड़ के चला जाए तो सरकार गिर सकती है, और ज्यादा शक्ति के लिए क्या कर सकता है, वो सौदेबाजी कर सकता है। क्षेत्रीय दलों में नेता क्षेत्रीय दलों के जो नेता है राष्ट्रीय नीतिगत मामलों में क्षेत्रीय कारकों को ले आते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब भी नेशनल की बात करते हैं जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो हमेशा अपने छोटे छोटे क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं उन्हीं के ऊपर हमेशा चर्चा करती रहती है। और क्षेत्रीय मुद्दों की वजह से क्या होता है, जो हमारे बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो गायब होते दिखते हैं। वे क्या है, केंद्रीय कार्यपालिका पर अपनी धारा के अनुसार चलने को बाध्य करते हैं उनको। वो कहते हैं हमारे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं, उन्हीं पे बात होनी चाहिए, उन्हीं पे बात नहीं होगी तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। गठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। क्या? मंत्रिमंडल का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए कि मंत्रिपरिषद में प्रत्येक गठबंधन सहयोगी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी मानते हैं। उदाहरण के लिए 1999 की जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उसकी मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी थी, 99 मंत्री थे उसमें। तो 1999 में कितना कोइंसिडेंस है, 1999 में मंत्री कितने थे, 99। अब इसे क्या बोलते हैं, जम्बो मिनिस्ट्री कहने लगे कि 99 मंत्रियों का नाम याद रखना तो बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। ऐसे में विभागों के बंटवारे और सदस्यों के बीच जो समन्वय है उसमें समस्या आती है। लेकिन 2003 के अंदर जो हमारा 91वां संविधान संशोधन हुआ उसके जरिए इसको घटाकर कितने कर दिया, केवल 15% कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल रहेगा। बात करें गठबंधन सरकार की, गठबंधन सरकार के सदस्य प्रशासनिक विफलताओं और कमियों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। इस गठबंधन सरकार के जो सदस्य हैं यदि सरकार फेल हो जाती है तो फेल तो उन छोटे छोटे दलों की वजह से होती है, लेकिन जब फेल हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी वो खुद नहीं लेंगे, तो एक दूसरे पर दोष डालते रहेंगे और अपने सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से हमेशा मुंह चुराते रहेंगे। तो इस तरह से हमने आज गठबंधन सरकार के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी सरकार में कौन कौन से गठबंधन हुए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र में गठबंधन सरकारें। सबसे पहले आते हैं 1977 में जनता पार्टी का गठबंधन बनता है, उसमें प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे को मोरारजी देसाई, जो कांग्रेस के थे शुरू में। तो एक संगठन बनता है जिसमें कांग्रेस ऑर्थोडॉक्स या कांग्रेस सेकुलर है, वो भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, चंद्रशेखर ग्रुप, पुरानी कांग्रेसी, ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक जनता पार्टी बनाते हैं। 1979-80 में जनता पार्टी है सेकुलर, इसका गठबंधन बनता है। 1979-80 में चरण सिंह के टाइम पे जनता पार्टी सेकुलर मैन दल रहा था। जनता पार्टी एस, कांग्रेस यू और कांग्रेस आई का बाहर से समर्थन दिया गया था इसके अंदर। फिर बात करें 1989-90, इसमें मोर्चा सरकार की राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनती। वीपी सिंह जो जनता दल के थे वो प्रधानमंत्री बनते हैं। इसमें जो हमारे कौन कौन से दल शामिल हुए, जनता दल, टीडीपी, डीएमके, एजीपी, कांग्रेस सोशलिस्ट, भाजपा, वामपंथी दल, इन सब का बाहरी समर्थन रहा था। 90-91 में जनता दल, समाजवादी और समाजवादी पार्टी, इसकी सरकार बनती है। चंद्रशेखर जो जनता दल एस के थे ये प्रधानमंत्री बनते हैं समाजवादी जनता पार्टी के। तो जनता दल एस, जनता पार्टी, कांग्रेस आई, इन सब का बाहरी समर्थन इसको मिलता है।
1996-97 की बात करें तो यूनाइटेड फ्रंट या संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है। HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं जनता दल के। इसमें जनता दल, CPI, कांग्रेस टी, DMK, TDP, TMC, AGP, SP, SP, कांग्रेस, SOPM, तो SOPM नहीं है, CPM है। तो इन सब का क्या बाहर से समर्थन दिया गया था। 1997-98 में हमारे यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनती और इसमें इंद्र कुमार गुजराल जो जनता दल के थे। जनता दल, CPI, TMC, SP, DMK, AGP, TDP और कांग्रेस का इसमें बाहर से समर्थन रहा था। बात करें 1998-99 में, 98-99 में हमारा भाजपा का गठबंधन बनता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी रहते हैं उसमें, बीजेपी की पार्टी रहती है मेन। तो बीजेपी की पार्टी AIDMK, BJD, शिवसेना, लोक शक्ति, अरुणाचल कांग्रेस, समता, अकाली दल, PMK, TRC और तृणमूल कांग्रेस इसमें क्या बाहर से समर्थन करती है। कौन सी? 98-99 की सरकार। 1999-2004 की बात करें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी मतलब NDA की सरकार बनती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो BJP, JDU, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, BJD, LJP, DMK, PMK, INLD, MDMK, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अकाली दल, RLD, AGP, ये सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। फिर 2004 से 2009 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन मतलब UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसमें मनमोहन सिंह जी हमारे, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो वो प्रधानमंत्री बनते हैं। इसमें कांग्रेस, NCP, DMK, RJD, LJP, PMK, RJD, LGPK, PMK, CPI, CPM, ये सारी पार्टियां मिलकर गठबंधन बनाती हैं। 2009 से 2004 में हमारे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 2 बना। मनमोहन सिंह जी इसमें प्रधानमंत्री बनते हैं। इसमें कांग्रेस, NCP, DMK, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऐसे करके बहुत सारी पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बनाती है। 2014 से 2019 की बात करें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार बनती है। नरेंद्र मोदी जी इसमें प्रधानमंत्री बनेंगे। BJP, LJP, TDP, शिवसेना, अकाली दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, अपना दल, STDP क्या करते हैं इसमें 2018 में NDA से अलग हो जाएगी। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी सरकार बनती है, 300+ सीटें लेके आती है। इसमें BJP, अकाली दल और शिवसेना ये ही समर्थन करती है, बाकी BJP को समर्थन की जरूरत ही नहीं। लेकिन अभी जो हमारे NDA की बात करें तो NDA में हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है 2024 से, अभी हाल ही में बनी है। तो इसमें हमारा BJP, TDP, JDU, LJP, AJSUP, अपना दल, AGP, JSP, JDS, NCP, शिवसेना, SKM, UPPL, HAM, RLD। तो इस तरह बहुत सारी जो पार्टियां थी, इन पार्टियों ने अपना संगठन व सहयोग दिया BJP को और एक गठबंधन की सरकार बनाई। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने गठबंधन की सरकार के बारे में देखा, कौन कौन सी गठबंधन की सरकार थी हमारे केंद्र में और कौन कौन सी पार्टियों ने किस किस पार्टी को सहयोग दिया। गठबंधन की सरकारों के फायदे देखे, नुकसान देखे, सब कुछ जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।